चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। कल हम लोगों ने चर्चा यहां तक कर ली थी कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर करेंसी का हेल्दी फ्लो आपको रखना है तो जीडीपी का 2% ही करेंसी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये करेंसी 8% थी। डिफरेंस जो आता है वो 6% का आता है और इसी 6% को ब्लैक मनी कहा जाता है। ब्लैक मनी कहां से जनरेट हुआ, इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ बना के समझा दिया था कि आपने अपने पैसे का सही हिसाब चूंकि सरकार को नहीं दिया, इसलिए ये ब्लैक मनी इकट्ठा होता चला गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने। वो अपने साथ 3 बड़े सपने लेकर आए थे और ये 3 बड़े सपने जो हैं, इनमें पहला सपना था कैशलेस इकोनॉमी। भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया जाए जहां पे अधिसंख्य जनसंख्या कागजी मुद्रा का प्रयोग ना करे, तो इसको कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी। दूसरा सपना है डिजिटल इंडिया। चूंकि इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा है और सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में आप लोग बेशुमार भीड़ देखते हैं, तो इसलिए अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो भीड़ के प्रवाह से बचा जा सकता है। और तीसरा सपना था स्मॉल करेंसी नोट सिस्टम। छोटे नोट होने चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बड़े नोट होंगे, जैसे भारत में पहले 1000 का नोट चलता था, तो 1000 के नोट की एक गड्डी जो होगी वो 1 लाख की होगी। और अगर आपके पैंट में 2 जेबें हैं आगे, तो आप 2 लाख रुपया तो अपने पॉकेट में कैरी कर लेंगे। लड़कियां हैंडबैग लेके चलती हैं और 10 लाख रुपया कैरी कर लेंगी। और जब किसी को रिश्वत देनी होगी तो आप एक पैकेट में उसको 10-20 लाख रुपए ऐसे ही दे देंगे। तो ये जो रिश्वतखोरी है, किसी भी एक हेल्दी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो दीमक है, जो अर्थव्यवस्था को खाता है, वो यही बड़े नोट होते हैं। तो ये 3 सपने प्रधानमंत्री के थे। अब यदि आप इन 3 पॉइंट्स को दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, तो आप पाएंगे कि ये 3 सपने नहीं हैं, ये 3 वो पिलर्स हैं जिससे किसी भी कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। आप दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाइए, वहां पे ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। तो यदि भारत के संबंध में भी ये स्वप्न देखे गए तो बुरे नहीं थे। लेकिन इनमें जो पहला चैलेंज हमारे पास है वो है स्मॉल नोट करेंसी सिस्टम। बड़े नोट की समस्या क्या है, मैंने आपको बता दी। बड़े नोट से रिश्वत देना बहुत आसान होता है, बड़े नोट को डंप करना बहुत आसान होता है। डंप करना इन द सेंस आप अपने घर की तिजोरी में करोड़ों रुपए रख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन वगैरह में आपने देखा होगा गाड़ियां चेक होती हैं कि कहीं कैश तो नहीं ढो रहे हैं, तो इलीगल कैश फ्लो भी बहुत होता है। एक सर्वे हुआ 2014 का अंत तक आते आते, मई में प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, 14 का अंत तक आते आते एक सर्वे हुआ। सर्वे में सिर्फ इस बात की जांच करी जानी थी कि भारत में टोटल करेंसी फ्लैक्चुएशन कितना है। अभी तो ये 2%, 6% और 8% वाली बात समझ में आ गई आपको, लेकिन ये परसेंट में है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना है, और जितना भी है उसमें 500 और 1000 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमको काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारे देश की स्थिति क्या है। तो जब ये सर्वे पूरा हुआ तो हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। आंकड़ा ये कहता था कि भारत में टोटल करेंसी जो है वो करीब करीब 80 लाख करोड़ है, जो नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी इकोनॉमी में 80 लाख करोड़ रुपए नगद के रूप में फ्लो होना बहुत बड़ी चीज होती है। और इंडिया की जो करेंसी है वो कोई बहुत ज्यादा खराब करेंसी नहीं है, एवरेज करेंसी है। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन एवरेज है। और इस 80 लाख करोड़ के करेंसी फ्लैक्चुएशन में 86% जो करेंसी नोट हैं वो 500 और 1000 रुपए के हैं।
अब जरा 2016 के पीछे आप चले जाइए, बच्चे रहे होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी इतना तो याद ही होगा कि 10, 20 और 100 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं थी। 500 और 1000 रुपए के नोट की वैल्यू थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ऑटो और टैक्सी का किराया देते हुए भी आप 1000 रुपए का नोट देते थे और उसको आसानी से चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि करेंसी का फ्लो बहुत ज्यादा था। 2015 से उर्जित आर पटेल आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया और उनसे सुझाव मांगे गए कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में से ब्लैक मनी खत्म हो। तो सबने एक सुर में सुर मिलाया और सबने कहा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। भाई नेता कैसा भी हो, अपने देश का बुरा थोड़ा होना चाहता है। और नेता भी सारे बुरे नहीं है, सारे नेता चोर और बेईमान तो नहीं है। तो सबने एक सुर में सुर मिलाया कि हाँ, ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए। जो लोगों के पास ब्लैक मनी था उन्होंने भी हाँ कहा कि ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि उनका ब्लैक मनी कोई पकड़ा नहीं पाएगा। क्योंकि ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट किया जाए ये हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आरबीआई और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी ये कानपुर में हुई थी। मुझे याद है कि उर्जित पटेल कानपुर आए थे तो बड़ी हैरानी हुई थी कि आरबीआई का गवर्नर पहली बार आरबीआई में यहाँ कानपुर क्या करने आया है। मीटिंग दरअसल ऐसी जगह होनी थी जहां किसी की नजर ना जाए, तो कानपुर एक दबी छुपी लोकेशन थी। मीटिंग हुई, सारा फॉर्मेट रेडी कर लिया गया और सारा फॉर्मेट रेडी करने के बाद में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जितने भी लोगों के पास में ब्लैक मनी है उन सारे लोगों को सरकार एक ऑफर दे रही है। आपसे आपके पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, ईमानदारी दिखाइए और हिसाब दीजिए। यदि आपकी 100% करेंसी ब्लैक मनी के रूप में पकड़ी गई, ये टीसी मतलब टोटल करेंसी, एफ का मतलब फाइन, तो सरकार 20% फाइन लगाएगी और 80% पैसा आपको वाइट करके दे देगी। क्या कुछ बुरा है? 1 करोड़ के ऊपर यदि आपकी आमदनी है तो 30% तो वैसे इनकम टैक्स है। तो सरकार ने यहां पे कहा कि हम आपसे इनकम टैक्स नहीं मांग रहे, क्योंकि ये तो फिर इतनी सारी पुरानी चीजें हो जाएंगी कि ये फाइलें जंग खा चुकी होंगी, तो आप हमको सीधे सीधे 20 दीजिए, हम आपको 80 वाइट करके वापस कर रहे हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकार के इस फॉर्मूले पे काम किया और अपना पैसा वाइट करा लिया। ये कथा कब शुरू होती है? 2015 से शुरू होती है। फिर सरकार एक नोटिफिकेशन लाई, क्योंकि सरकार ये काउंट कर चुकी है ना। तो जब यहाँ पे लोगों ने ये पैसा डिपॉजिट कराया तो सरकार ने देखा कि इसके अनुपात में 86% के अनुपात में ये कुछ पैसा है ही नहीं। इसका मतलब अभी भी मैक्सिमम लोग दबाए बैठे हैं। 2015 के आखिरी में दूसरा नोटिफिकेशन आया, 100% ब्लैक मनी लाइए, सरकार को हिसाब दीजिए, 40% कटाइए और बाकी ले जाइए। पहले लोग डरे होंगे कि सरकार यहाँ बहाने से बुला रही है। फिर यहाँ से लोगों का डर खत्म हुआ तो कुछ लोगों ने इस फॉर्मूले पे भी काम किया कि चलो 40% सरकार को देते हैं, 60 तो तब भी हमारा होगा। फिर सरकार 2016 में 3 और नोटिफिकेशन लाई और इन तीनों नोटिफिकेशन में 100% का 50% ऑफर किया गया था। पूरा काला लाओ, आधा सफेद करा के ले जाओ। ये मैं आपको एक रफ तरीके से बता रहा हूँ। 5 नोटिफिकेशन आए थे। 2016 का जुलाई आते आते ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और सरकार ने देखा कि अभी भी हम इस आंकड़े पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इतना भी ईमानदार इस देश में कोई नहीं है जो अपनी सारी काली कमाई का हिसाब दे दे। मुझे याद है उस जमाने में न्यूज आया करती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पहले से ही न्यूज आती थी कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या होने वाला है? ये पैसा ही निकाले जाने वाला है।
कुछ लोगों ने इसको फाइनेंशियल स्ट्राइक का दर्जा दिया था। और फाइनली 8 नवंबर 2016, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रात 8 बजे मैं आपसे कुछ जरूरी बात करूंगा। उस समय मोदी जी, अब तो खैर पुराने हो गए, 10 साल पुराने, तो लोग सीरियस थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन उस जमाने में मोदी जी अगर किसी का पुल का उद्घाटन करने भी पहुंचे तो टीवी में लाइव आता था और उनका प्रत्येक भाषण लाइव दिखाया जाता था। और जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे तो लोग अपना काम छोड़कर टीवी के सामने बैठते थे कि पता नहीं क्या कह दे। तो रात को 8 बजे बाजार बंद होने लगे। 8 बजे आए प्रधानमंत्री जी 8 मिनट का भाषण देने। उन्होंने बताया कि हमारे देश में जो चलित मुद्रा है 1000 और 500 रुपए के नोट, उसके पीछे का जो लीगल टेंडर है वो सरकार वापस लेती है। और ये नियम कब से लागू होगा? रात 12 बजे से लागू। सभी को याद होगा वो प्रसिद्ध भाषण। हाहाकार मच गया पूरे देश में। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि जो लोगों ने ईमानदारी से पैसा कमाया है, या एक आम आदमी के पास भी मान लो 2 4 10 तो नोट होंगे ही होंगे, तो वो लोग 31 दिसंबर तक किसी भी बैंक में बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आम आदमी को पूरी सुविधा दी गई कि भैया लाइन में लगो, 2 लाठी खाओ, नोट बदल लो। लेकिन खास आदमियों का काम खत्म हो गया, क्योंकि उनके लिए ये पूरी स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए थी, ये आम आदमी के लिए थोड़ा ना थी। तो यहाँ पे ये जो रात थी हमारे देश में 8 नवंबर 2016 की रात, ये हिंदुस्तान के इतिहास की एकमात्र ऐसी रात थी जब गरीब बिल्कुल आराम से चैन से सोया और अमीर को रात भर नींद नहीं आई। उस रात टीवी में जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, उसमें कुछ खबरें इस प्रकार से थी कि शमशान घाट पे गाड़ियों की भीड़, लोग चिता की लकड़ी खरीद रहे हैं, डेड बॉडी का पता नहीं और नोटों के बंडल जला रहे हैं। किसी के बंगलों में आग लग गई है, बाद में पता चला कि नोट जलाए जा रहे हैं। कहीं कब्रिस्तान में दफनाए जा रहे हैं तो कहीं नदी में प्रवाहित किए जा रहे हैं। और न जाने कितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव, जो अब दिवंगत हैं, उनके राजनीतिक करियर को पूरा सम्मान देते हुए उनका वो वाक्य मुझे याद है, जो 9 नवंबर को सुबह स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया में दिया था कि अरे जब नोटबंदी ही करनी थी तो थोड़ा पहले तो बता देते कम से कम। उस समय ये उनका वाक्य बहुत वायरल हुआ था कि थोड़ा पहले बता देते तो फिर नोटबंदी करने का मतलब क्या था। तो यहाँ पे दरअसल हुआ ये था, एक्चुअल में आपके पढ़ाई के उद्देश्य से यहाँ पर हुआ ये था कि हमारे देश की 80 लाख करोड़ की करेंसी फ्लैक्चुएशन में जो 86% 500 और 1000 रुपए के नोट थे, ये सब बंद हो गए। बंद हो गए। इसके बंद होने का एक और मतलब ये था कि जो 6% ब्लैक मनी था वो पूरा बंद हो गया। अब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गई, 2% वाले ट्रैक पे आ गई। लेकिन आपको ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो 6% पैसा सरकार ने बंद किया था चलना, इस पैसे के पीछे की गारंटी तो आरबीआई में रखी ही होगी। पैसा ब्लैक है लेकिन गारंटी तो व्हाइट है। तो उस गारंटी का क्या होगा? क्योंकि सरकार अब जो नोट छापेगी, चाहे वो 2000 के छापे या 500 के छापे, वो नोट तो इस फॉर्मूले से छापेगी। तो जब इस फॉर्मूले से नोट छापेगी तो करेंसी उसने 6% बंद करी है, छापना तो 2% पड़ेगा। बाकी 4% का क्या होगा? बाकी 4% के पीछे का गोल्ड जब फ्री होगा आरबीआई से, तो वो सरकार की आमदनी होगी। सरकार सीधे से जो मांग रही थी वो आपने नहीं दिया, इसलिए सरकार ने नोट बंद करके ले लिया। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि नोटबंदी फेल हुई। लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जिनका ये मानना है कि नोटबंदी फेल हुई, उन्हें दरअसल इकोनॉमी का ज्ञान नहीं है। वो एक मोटे तौर पर केवल ये मानते हैं कि भाई हमारी जेब से 1000 का नोट गया, 2000 का नोट आ गया, तो सरकार बड़े नोट यदि बंद करना चाहती थी तो 2000 का क्यों छापा? उनका अपना तर्क उनकी जगह सही है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, वो कहानी थोड़ी सी गहरी है, शायद आपको बात समझ में आ रही हो।
अब जो हमने गोल्ड फ्री किया आरबीआई से, मॉर्गेज वाला गोल्ड, उसको सरकार पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकती है, उसको सरकार कंटेंजेंसी फंड में जमा कर सकती है, उसको सरकार दबा छुपा के रख सकती है, उसको सरकार अपने बुरे समय के लिए रख सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारा ही देश मजबूत होगा। अगर ये नोटबंदी फेल थी तो 2016 के बाद हमारे देश को पीछे जाना चाहिए था, आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यदि हम 2016 से लेकर के और 24 तक के डेटा को उठा करके देखें तो हम पाते हैं कि जितने भी इकोनॉमिकल ग्राफ है इस दुनिया के, उनमें लगातार हम इंप्रोवाइज हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पैरामीटर है, भारत वहां 150वें स्थान पर होता था, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपनी इंडिया आकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी यहाँ के भ्रष्टाचार की वजह से। तो कोई भी देश व्यापार करने के लिए ठीक है या नहीं है, इसको जिस ग्राफ के थ्रू देखा जाता है उसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत 150वें स्थान पे हुआ करता था, आज पता लगा लीजिए टॉप 75 के अंतर्गत आता है, और ये काम केवल 8 साल के अंदर हो रहा है। इसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जहां पे भारत शायद कभी पहुंच नहीं पाता था, आज आप देख रहे हैं कि हम वहां पूरी धाक के साथ बैठे हुए हैं। भारत कर्ज लेने वाले देशों की कैटेगरी से निकल के कर्ज देने वालों की कैटेगरी में आज आ पहुंचा है। हमने जब कोरोना की वैक्सीन बनाई तो आपने देखा कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने अपने ट्विटर से एक पोस्ट किया था जिसमें हनुमान जी पर्वत लेके उड़ रहे हैं और उस पर्वत के ऊपर लिखा हुआ है कोरोना की वैक्सीन, और नीचे लिखा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया। ये भारत ने सम्मान कमाया कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो तब प्रेसिडेंट थे, वो हनुमान जी को टैग कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये कमाया ना हुए। टर्की में भूकंप आया, सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे टर्की कश्मीर की प्रॉब्लम को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, भारत को अपना दोस्त नहीं मानता है। लेकिन ऑपरेशन राहत सबसे पहले हमने कहां पहुंचाया? टर्की। क्योंकि ये देश गांधी का देश है ना, कि शत्रु भी यदि मुसीबत में है तो हमें उसके सामने खड़े होना चाहिए ताकि उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम पनपे। और जब हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई तो हमने ब्रिक्स नेशंस को सबसे पहले वो वैक्सीन प्रोवाइड करी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लिया। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये वैक्सीन पाकिस्तान भी भेजी गई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस समय एक जोक भी बना था कि भैया वैक्सीन पहले आतंकवादियों को लगाओ, कम से कम इधर आते तो वैसे ही मरने के लिए हो, कोरोना ना फैलाना। तो हमने पाकिस्तान को भी वैक्सीन दी थी, बांग्लादेश को, भूटान को, उसको, श्रीलंका को, म्यांमार को, मालदीव को, सबको वैक्सीन फ्री। और जो सबसे बड़ी घटना यहां पर है वो ये है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान, चूंकि लोगों को निमोनिया था, कोरोना क्या था? बेसिकली निमोनिया था, लंग्स में इंफेक्शन था। तो एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन भारत में बनता है, और ऐसा माना गया था कि अगर किसी को रेमडेसिविर लगाया जाएगा तो वो जल्दी रिकवर कर रहा है कोरोना से। तो आपको याद होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन और पैरासीटामोल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से यह बात कही थी कि यदि भारत हमें अपना दोस्त मानता है तो हमारी दवाओं की पूर्ति करे। जितना नाम और इज्जत हमने इस कोरोना काल में कमाई थी पूरी दुनिया में, उतना मुझे नहीं लगता है कि हमने पहले कभी कमाई थी। पॉलिटिक्स को आप किनारे कर दीजिए कि मोदी जी थाली बजवा रहे हैं, दीपक जलवा रहे हैं, तो इससे कोरोना नहीं भागेगा। इससे कोरोना नहीं भागेगा, लेकिन इससे कोरोना से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। हमारे देश में एक स्थायी सरकार है, इस बात का एक्सेप्टेंस हमको मिलेगा। जब आप किसी दुख मुसीबत में होते हैं तो आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त यार आपसे कहते हैं कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके कहने से सब ठीक नहीं होता है, लेकिन उनके आपके पीठ पे एक वात्सल्य भरा हाथ रख देने से आपको हिम्मत मिलती है कि हम उस समस्या से लड़ सकते हैं।
तो थाली पीटने से, चम्मच बजाने से कोरोना नहीं भाग जा रहा था, लेकिन उससे हमको एक हिम्मत मिल रही थी। हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश में रह रहे थे, जहां पे हमको इस बात का संबल मिल रहा था कि आज नहीं तो कल हम इस बीमारी को हरा देंगे। और पूरी दुनिया ने भारत में जहां पे करोड़ों मौतों का अनुमान लगाया था, वहां पे आपने देखा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में डेथ रेशियो काफी कम था। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी मुसीबत में हमारा देश इस तरीके से विश्व नेतृत्व को करता है, तो उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये मजबूत इकोनॉमी ही काम करती है। यदि आप किसी व्यक्ति के दुख मुसीबत में जाकर के खड़े हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, तभी आप खड़े हो पा रहे हैं। कोई अस्पताल में भर्ती है और यदि आप उससे फोन पे ये कह रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करना, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तुम्हें ठीक होना है, तो इसका मतलब आपका बैकग्राउंड मजबूत है। तो जब हम ये काम कर रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं, इससे हम पैसा फ्री करा रहे हैं, गोल्ड फ्री करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा। आम आदमी को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया एक पहला स्टेप। तो हमारी इकोनॉमी में जो पहला चैलेंज था, वो चैलेंज हमने पूरा कर दिया, सारा ब्लैक मनी खत्म कर दिया। एक आखिरी उदाहरण आपको और दे देता हूं। 2014 के पहले आप लोग जहां कहीं भी सड़क नाके चौराहे से गुजरते होंगे, तो वहां पे आपको बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े होल्डिंग्स नजर आते होंगे कि सपनों का घर बनाए अपना। हमारे देश में ये रियल एस्टेट बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो हुआ था कि किसानों के खेतों को ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीद करके और वहां पर रिहायशी मकान बनाए जाने लगे थे, जो क्रम अभी तक जारी है। और तभी जमीनों के रेट महंगे हो गए थे, क्योंकि जमीन खरीदोगे 5 लाख रुपए बीघा और उस पे फ्लैट बना के एक फ्लैट बेचोगे 50 लाख रुपए का। तो जब ये नोटबंदी हुई थी ना, उसके बाद वो बिजनेस भी गिर गया था। इसीलिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ते हैं 2017, 18 और 19 का, तो उसमें आप देखते हैं कि हमारा जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीचे जाता है। ओवरऑल जीडीपी रेट बढ़ता है, लेकिन रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पहले ये जो ब्लैक मनी से ये सब खरीदा बेचा जाता था, ये बंद हो गया। पहले रजिस्ट्री करवाने में और इस कितनी धांधली होती थी। आज आप जाइए, हर चीज ऑनलाइन है। तो इससे हमको एक ये बेनिफिट होता है। तो इसके बाद में कुछ लोगों का प्रश्न है कि फिर 2000 के नोट क्यों आए? भाई इतने बड़े अमाउंट में पैसा एक दिन में नहीं छापा जा सकता है। 100 के नोट कैसे छापे जा सकते हैं? मशीन का भी तो एक सीमा है काम करने का। तो 2000 रुपए के नोट इसलिए आए ताकि करेंसी के फ्लो को तेजी से बढ़ाया जा सके। 1 लाख रुपए के 100 के नोट छापोगे तो 10 बंडल छापने पड़ेंगे, सॉरी 100 बंडल छापने पड़ेंगे 10 लाख रुपए के लिए। और अगर 2000 के नोट छापोगे तो 5 बंडल छापने पड़ेंगे। तो 2000 रुपए के नोट को इसीलिए छापा गया ताकि करेंसी के फ्लो को तेजी से बढ़ा दिया जाए। और जैसे ही करेंसी पूरे देश में मैनेज हो गई, सबके पास पैसा आ गया, तो उसके बाद आपने देखा कि 2000 का नोट धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया। आपने आखिरी बार शायद 2000 का नोट अगर कभी देखा होगा, तो वो तभी देखा होगा जब आप बैंक में जमा करने गए होंगे। और जैसे ही आप उसको बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद वो बाहर नहीं आता है, वो फट के 400-500 में कन्वर्ट हो जाता है। और आज 2000 का नोट का जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है वो 1% से भी कम है। अगर आपको याद हो तो बता दीजिए 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा था। और बल्कि आज तो वो स्थिति है कि अगर आपको कोई 2000 का नोट दे तो आप लेते नहीं है कि भैया ये तो चलता नहीं है। तो वो खेल खत्म। सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि हम 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो बंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2029 के पहले पहले 500 का नोट बंद हो जाएगा। 100 रुपए के नोट पे काम चल रहा है, एक नया 100 रुपए का नोट लाने के ऊपर काम चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि 2029 से पहले पहले ये 500 रुपए का नोट भी बंद हो जाएगा। और इसकी पहली झलक जो आपको नजर आती है वो बैंकों में नजर आती है। अगर आप लोग बैंक से कैश इस समय निकाल रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 200 रुपए के नए नोट की गड्डी बहुत तेजी से चलने में आ रही है। अभी त्योहारों में और शादियों में भी आप देख रहे होंगे 200 रुपए के नए नोट की गड्डी बहुत चल रही है। इसको धीरे धीरे फ्लो में इसीलिए ला रहे हैं ताकि 500 के नोट को वापस किया जा सके। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने कहा ना 2029 उस वहां तक खींचा जाएगा इसको, क्योंकि 500 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से हटाना बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरा सवाल आता है डिजिटल इंडिया। देखिए, हमने ब्लैक मनी खत्म किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में आज ब्लैक मनी नहीं, आज भी बहुत ब्लैक मनी है।
लेकिन इस डेट के पहले और इस डेट के बाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज लोगों के पास प्रॉपर्टी के रूप में ब्लैक मनी है, आज लोगों के पास गोल्ड और सिल्वर के रूप में ब्लैक मनी है, लेकिन पहले डायरेक्ट कैश के रूप में ब्लैक मनी था। अगर डायरेक्ट कैश के रूप में आप ब्लैक मनी रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी अर्थव्यवस्था खोखली होती जाएगी। लेकिन अगर आपने गोल्ड परचेज किया है, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो पैसा तो खर्च कर दिया ना आपने, वो पैसा अल्टीमेटली पहुंच गया जहां से आया था। तो हमने ब्लैक मनी तो खत्म किया, लेकिन अब आगे नया ब्लैक मनी ना जनरेट हो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आया हमारे देश में जीएसटी। हम आजाद हुए, 1950 में संविधान लागू हुआ और हमारे पूरे देश में नारा दिया गया वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक राष्ट्र एक विधान एक निशान। लेकिन टैक्स के मामले में एक रूपता समरूपता नहीं थी। आप कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में खरीदेंगे तो कुछ अलग रेट का मिलेगा, मध्य प्रदेश में खरीदेंगे तो कुछ अलग रेट का मिलेगा, महाराष्ट्र में खरीदेंगे तो कुछ अलग रेट का मिलेगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना टैक्स रेशियो अलग अलग है। वैट चलता था पहले, तो वैट अलग, हर राज्य का अलग अलग वैट था। सरकार 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी लाती है और जीएसटी की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और ऑनलाइन है। और एक समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता था कि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हम लोग कहते थे कि इनकम टैक्स। और उस जमाने में अगर कभी 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन आज जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे जीएसटी। और आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी पर मंथ आता है। पहले पूरे साल में एक बार 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आता था, आज 12 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी आती है। अगर आगे का भी रेशो जोड़ लेंगे तो करीब करीब 13.5 लाख करोड़ की जीएसटी है। आप गूगल सर्च कर लीजिए। हर तर्क का एक कुतर्क है, हर पक्ष का एक विपक्ष है। तो फिर कुछ लोग आएंगे निकल के जो कहेंगे जीएसटी ने तो हमको बर्बाद कर दिया, जितना कमाते नहीं उतना सरकार जीएसटी ले लेती है। ऐसा तर्क जब कोई व्यक्ति आपको देता है तो तुरंत समझ जाइए ये वही व्यक्ति है जो पैसे ब्लैक मनी कमाता था, अब इसको जीएसटी देनी पड़ रही है। पहले जिन्होंने नोटों के बंडल छापे हैं, अब जिनको जीएसटी देनी पड़ेगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी मुकेश अंबानी ने अपने ट्विटर से लिखा कि यार जीएसटी ने बहुत तंग कर रखा है, सरकार जितना कमाओगी उतना ले लेती। कभी अडानी ने लिखा, कभी टाटा ने लिखा, कभी ये कृतिका की कौन सी कंपनी है, मूर्ति सर वाली कंपनी इन्फोसिस ने कभी लिखा कि अरे यार सरकार बहुत जीएसटी ले लेती है, बताओ परेशान कर रखा है। अरे जो काम ईमानदारी से करेगा उसको क्या परेशानी है। और जब जीएसटी नया नया आया था तब तो लोगों को इतना ज्यादा भ्रम था जीएसटी को लेकर कि सबसे ज्यादा पीड़ित तो रिक्शे वाले, सब्जी वाले, पान वाले थे, हर चीज महंगी कर दी। अरे भैया जीएसटी, अब तुम्हें फुल फॉर्म पता है जीएसटी का जो तुम्हारे लिए जीएसटी है। और फिर इसके बाद आता है कैशलेस इकोनॉमी। गर्व के साथ कहिए वी बिलोंग्स टू द यूपीआई कंट्री। क्या मतलब है यूपीआई का? बार कोड दे दीजिए, स्कैनर, वो खोल दीजिए फोन में, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या है इसका यूपीआई का? एनीवन? कृतिका? शशि कपूर? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सिर्फ एक यूपीआई नंबर से। क्या बिना यूपीआई के कैशलेस इकोनॉमी का सपना संभव है? अगर इन सारे टॉपिक्स का निचोड़ मैं आपको बताऊं तो नोटबंदी के बाद इस देश में हाहाकार मच सकता था, दंगे हो सकते थे, सरकारें गिर सकती थी अगर यूपीआई ना होता तो। आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि आज से आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जेब में कैश कैरी करना पड़ेगा। तो जितना कैश तो जितना कैश फ्लो है हमारे देश में, क्या ये पूरा पड़ेगा? नहीं पूरा पड़ेगा।
सरकार परेशान हो जाएगी। तो ब्लैक मनी को खत्म करने का ऑल्टरनेटिव यूपीआई हो सकता है क्या? डिजिटल इंडिया को सक्सेस बनाने का ऑल्टरनेटिव भी यूपीआई हो सकता है क्या? और कैशलेस इकोनॉमी की जान भी यूपीआई हो सकता है क्या? आज हमारे देश के पास ये सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत है यूपीआई। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है यूपीआई, न्यूजीलैंड में नहीं है यूपीआई, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है यूपीआई, और आपको जान के हैरानी होगी कि कनाडा और यूएसए में भी नहीं है यूपीआई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पिछड़े हैं, वो लोग हमसे बहुत अगले हैं। वहां पे कार्ड चलता है, कैश वहां भी लोग नहीं कैरी करते, लेकिन वहां पे जैसे हमारे पास फोन है, यूपीआई है, वैसे वहां पे लोगों के पास में कार्ड्स हैं। तो वहां पे सारा ट्रांजैक्शन कार्ड से होता है। इन जितने भी देशों का नाम लिया, यहाँ सब देशों से लोग मेरे से बातें करते हैं, लोग जुड़े हैं। तो जब वो लोग मेरे को पैसे भेजते हैं, तो या तो वो अपने किसी इंडियन रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू पैसा भिजवाते हैं, और या जब वो आते हैं तब नकद देते हैं। क्योंकि वहां से पैसा ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वहां से ट्रांसफर करेंगे वो पैसा, तो वो फॉरेक्स वाले उसमें आ जाएगा स्लॉट में, फीमा एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो मैंने कहा यार बढ़िया, तुम लोग बेकार हो, मतलब बेकार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी वाले से लेके समोसे वाले तक में वो चिपका हुआ है कि गए स्कैन किया, पेमेंट किया 2 रुपए का। उसी प्रकार से वहां पे चाहे कोई सब्जी बेचने वाला हो और चाहे पेट्रोल भरने वाला हो, सब जगह स्वाइप मशीन है। आप स्वाइप करिए, पेमेंट करिए, बट यूपीआई नहीं है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलते हैं। अच्छा, उसको इंडिया में कंपेयर करके देखें तो क्या इंडिया में क्रेडिट कार्ड सक्सेस हुए? आज भी अपने फोन से एक एक दिन में 1-1 लाख का ट्रांजैक्शन कर देते हैं आप, आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन आज भी जब आपके सामने कोई क्रेडिट कार्ड अपनी जेब से निकालता है, तो मन में कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, ये बड़ा आदमी है यार, यही अमीरी है। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? आज भी क्रेडिट कार्ड हमारे देश में एक रेयर चीज है। तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं सक्सेस हुआ? यहां यूपीआई क्यों सक्सेस हुआ? यहां यूपीआई इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि यूपीआई से वही पेमेंट कर सकते हो जो तुम्हारे खाते में है। पहले आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले जब आपके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता था, तो आप कोई नंबर पे मिस कॉल मारिए तो कंपनी आपको लोन देती थी 10 रुपए का। मैंने सुना था किसी के मुंह से, मुझे बड़ा हंसी आई कि यार तुम लोग 10 रुपए का लोन लेते हो, और बड़ा भकाल से बड़ी रंगबाजी से लोन लेते थे। वो 10 रुपए का लिया है, जब रिचार्ज करेंगे तो उसमें कट जाता था फिर वो। सबको पता है ना ये बात? क्योंकि आपकी क्रेडिट इतनी ही है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब होता है हैसियत, क्रेडिट का मतलब होता है औकात। कितनी है? 10 रुपए दे रहे, इमरजेंसी कॉल कर लो, अगली बार 20 का रिचार्ज कम से कम करना, ताकि 10 हम अपने काट लें और 10 तुम्हारे भेज दें। यूपीआई से केवल वही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो आपके खाते में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से वो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो आपके खाते में नहीं है। और क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है क्रेडिट, औकात, हैसियत। तो मार्केट में साख किसकी होगी? क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाएगा? मार्केट वैल्यू किसकी होगी? जो व्यक्ति, ना 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 ना, मार्केट वैल्यू किसकी होगी? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमाता होगा, या मार्केट वैल्यू उसकी होगी जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा? मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। यही पूरा सारांश तो मैंने आपको सिखाया इंडियन इकोनॉमी का। एक से एक लोग ऐसे पड़े हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स में फंस के बर्बाद हो गए। मैं भी यूज करता हूं और पिछले कई सालों से यूज करता हूं क्रेडिट कार्ड। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी पेमेंट को लेकर कोई लफड़ा हुआ होगा।
अरे है क्रेडिट अपनी, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन मैंने अपने कई दोस्तों को और कई रिश्तेदारों को, हमारे जो कजन भाई भाई होते हैं ना, जो हमारे दोस्त के जैसे होते हैं, ऐसे लोगों को वहां से निकाला है जो स्कैम से फंस गए थे और सुसाइड करने जा रहे थे। इसको आप सामान्य भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम्हारे हाथ में सोने की मुर्गी रख दी जो सोने का रोज एक अंडा देती है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने आपको एक ऐसी मुर्गी दी है क्रेडिट कार्ड के रूप में जो रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है क्योंकि आपकी क्रेडिट ही नहीं है। वो तो कंपनी मेहरबान होकर आपको दे दिया, तो आपने 2-3 दिन तो अंडा लिया, फिर आपके कुछ दोस्त आए, फिर आपके कुछ रिश्तेदार आए, फिर आपके अंदर की भी कुछ भावनाएं आई कि यार महंगा मोबाइल खरीद ले, तो आपको लगा आज इस मुर्गी को काट दिया जाए और इसके अंदर के सारे अंडे निकाल लिए जाएं। और जैसे ही आपने उस क्रेडिट कार्ड रूपी मुर्गी को काटा जिसके अंदर सोने के अंडे हो सकते थे, वहीं से आप फंस गए क्योंकि मुर्गी गई मर। अब पीछे जो 3 सोने के अंडे ले चुके हो वो भरेगा कौन? मुर्गी होती तो बढ़ती रहती। तो लोग अपने क्रेडिट से बाहर जाके ट्रांजैक्शन कर देते हैं। बस यही वजह है जो भारत में क्रेडिट कार्ड सक्सेस नहीं हुआ। तो जब मैं आपको कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया और स्मॉल करेंसी नोट सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, तो मेरे कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री। भारत बिल्कुल भी अमीरों का देश नहीं है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि पिछले साल डेटा आया था कि हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, अब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम 2030 में दूसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे, 2047 में हम दुनिया सबसे बड़ी। इस भ्रम में ना रहना। हमारी आमदनी है 10,000 रुपए, मैं हूं अकेला, मस्त उड़ाता खाता हूं और महीने के आखिरी में मेरे जेब में 2,000 रुपए होते हैं। लेकिन तुम्हारी भी आमदनी है 10 रुपए, लेकिन तुम्हारे 6 हैं बच्चे और तुम मियाँ बीवी, तो 8 लोगों का घर तुमको चलाना है। तो अमीर कौन हुआ? सिंपल। तो आप ये मत देखिए कि हमारी जीडीपी कितनी है, आप ये देखिए कि उस जीडीपी को खाने के लिए नीचे बैठे कितने हैं, चीटी चीटा ऐसे भरे पड़े। 30 त्योहार में निकल जाओ बाजार शॉपिंग करने तो ऐसा लगता है फ्री बट रहा सब। सुई की नोक रखने जगह नहीं, इतनी भीड़ होती है, इतनी आबादी है। तो यदि हमारे ही बराबर जीडीपी फ्रांस की है, हमारे ही बराबर जीडीपी जर्मनी की है, तो भैया उनकी आबादी है 2.25 करोड़ और 3.25 करोड़। यहाँ उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, खा गए 14 जर्मनी। अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन से लड़ने लग जाएं कि नहीं जिसकी आबादी जितनी ज्यादा वो उतना महान, तो हम खुद ही अमेरिका से 16 गुना महान है। तो वो तुलना करने का विषय नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ये 3 चीजें जो हैं, these 3 things are not belongs to the rich people। ये ख्वाब किसके लिए देखे गए हैं? नोटिस किया किसी ने? कभी देखा आपने कि सचिन तेंदुलकर अपना मोबाइल निकाल के कहीं पेमेंट कर रहे हो? हाँ भैया कितना हुआ? कभी देखा विराट कोहली कहीं पेमेंट कर रहे हो? ये बड़े लोग के हाथों में तो फोन नहीं देखे होंगे आपने। These things belongs to the common people। रियल इंडिया, पुअर पीपुल, हंगरी पीपुल। एक मूवी है ना मुन्ना भाई, उसमें डायलॉग है एक, वो याद है, वो जापानीज फोटो खींच रहा होता है, तो अरशद वारसी उसको कहता है आजा आजा मैं तुझे दिखाता हूँ इतना बड़ा। बोला नो, रियल इंडिया, पुअर पीपुल, हंगरी पीपुल। तो बाहर के देशों में देख रहे हो छवि, व्हाट इज रियल इंडिया? पुअर पीपुल, हंगरी पीपुल। वाह। एंड पुअर पीपुल, हंगरी पीपुल belongs to the cashless economy, digital India and small currency note system। They done UPI easily।
The income is 500 per day, but they carry the 20,000 phone, 30,000 phone. हद तो तब हो गई जब टके के भाव ई रिक्शा चलाने वाला एप्पल का फोन निकाल रहा है, आईफोन निकाल रहा है, और मस्त और लाइट चमकाते हुए बातें करते हुए चला रहे, मैंने धन्यवाद हमारे जो हमने कभी खरीदा नहीं। तो हमारी इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस क्या है, बात समझ में आई। हमको मैनेज किया जा रहा है कि तुम लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बनो, गधे घोड़ों की तरीके से मत दौड़ो, एक सिस्टमैटिक वे में आ जाओ। जब आप सिस्टमैटिक वे में आ जाओगे, उसके बाद हम आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप इजिली, यू पीपल आर जस्ट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भूखा है राशन दो, इसका सिलेंडर नहीं उजला पहुंचाओ इसके घर, पानी नहीं लगाओ लाल बहादुर, घर नहीं प्रधानमंत्री, और दे आर मैनेजिंग। और जब हम मैनेज हो गए 2019 आते आते, उसके बाद सरकार ने कहा नाउ योर चांस। और फिर आप देखते हैं हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का दौर शुरू होता है। नए नए उद्यमी निकलते हैं जो नई नई कंपनियां बनाते हैं। आज से 10 साल पहले तक आपके और मेरे जैसे आम लोग जो कॉलेज में पढ़ा करते थे, आज वो अरबों की कंपनी के मालिक हैं। अमेरिका को एक बिल गेट ने पूरी दुनिया में नाम मशहूर करवा दिया। अमेरिका के पास एक ही तो बिल गेट्स है, लेकिन भारत में एक बिल गेट्स से काम नहीं चलेगा। हमको 100 बिल गेट्स चाहिए अपनी आबादी के अनुसार। अमेरिका में जो लेवल बिल गेट्स का है, हमारे देश में वही लेवल मूर्ति सर का है, नारायण मूर्ति। लेकिन जानता है कोई मूर्ति सर को? कोई नहीं जानता है। इन्फोसिस नाम तो सुना ही होगा, उसके मालिक है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। कितने प्यारे कपल है वो लोग। कोई जानता है? कोई नहीं जानता, जबकि उनका लेवल वही है। वो एक है इसलिए नहीं जानता। तो हमको डेवलप होने के लिए 100 बिल गेट्स चाहिए। हमको एक मार्क जुकरबर्ग से काम नहीं चलेगा, हमको कम से कम एक दर्जन मार्क जुकरबर्ग चाहिए होंगे। एक तो पहले ही से है हमारे पास। हमको एक टेस्ला की आवश्यकता नहीं, हमको कम से कम 50 टेस्ला चाहिए इस देश को डेवलप करने के लिए। टेस्ला का टक्कर लेने के लिए थी तो टाटा, आपने उसको भाव नहीं दिया। हमारे देश के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम डेवलप हो सकते हैं। हमारी इकोनॉमी आज भी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भारतीय उत्पादों के दीवाने लोग मिल जाएंगे। इंडियन प्रोडक्ट्स को खूब विश्वास के साथ पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही काफी नहीं है। अभी हमें इससे भी आगे जाना पड़ेगा। हमें इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे देश के लोग सरकारी नौकरी के बारे में जिस दिन सोचना बंद कर देंगे कि जिंदगी में बस एक ही चीज मिल जाए, सरकारी नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं, यहां से डेवलपमेंट शुरू होगा। आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। सरकारी नौकरी में जाके आप सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाके आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने दुनिया के मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपना नाम अमर किया, वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बने। याद है मेरी 2022 की कसम, हम लोग जब 2022 के नए साल की पार्टी कर रहे थे, कृतिका भी थी उस पार्टी में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 2022 का मतलब 1 जनवरी 2023 वो पार्टी कर रहे थे। तो हर साल नए साल की पार्टी पे मैं आपको पूरा साल का पूरा फॉर्मेट बताता हूं। तो याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अपनी जिंदगी को आज से इस फॉर्मूले पे चलाना शुरू कर दो, बी प्रोडक्टिव, बात खत्म। और जब मैं आपको कोई फॉर्मूला दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं वो अपना चुका हूं। तो मैं 2022 में अपना चुका था बी प्रोडक्टिव। हमको 24 घंटे के अंदर जो मिनट्स भी हैं, प्रत्येक घंटे के अंदर जो 60 मिनट्स भी हैं, उनमें भी हमको बी प्रोडक्टिव रहना है। अगर एक दिन आप बिस्तर पे लेटे रह गए, खाली रह गए, तो समझिए कि आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे चले गए। बी प्रोडक्टिव का फॉर्मूला बनाइए,
हर दिन कुछ नया करना है, हर दिन कुछ नया प्रोड्यूस करना है। और मेरी बात मानिए, 1 साल के अंदर आपका जीवन बदलेगा, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरा जीवन बदला। हमको प्रोडक्टिव रहना है 24/7। कल की अगर आपकी झपक गई तो समझ लीजिए वो 1 सेकंड आपने खराब कर दिया। अब सवाल उठता है, करें क्या? कहां जाके अपने पुरुषार्थ को निचोड़ दे? रक्त का अंतिम कतरा किसके लिए बहा दे? सुन के तो बहुत मजा आई, भी प्रोडक्टिव। करें क्या अगर ये मैं बता दूंगा तो मैं खुद नहीं कर लूंगा। मैं खुद अपने 24 घंटों को 48 घंटे बना चुका हूं। लोग 2 दिन में जितना काम करते हैं मैं 1 दिन में करता हूं। बैठे हैं सब सामने, पूछ लो। करें क्या, मैं कैसे बता दूं भाई? दीवार पे सर मारो, बी प्रोडक्टिव, और कसम खा लो कि दीवार से खून निकालना है। अरे करें क्या? मैंने भी थोड़ा ना सोचा था करें क्या। बैठ गए तो भगवान का नाम लेके करें क्या, कुछ तो करेंगे। अच्छा करेंगे, अपने लिए करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उर्दू में कहावत सुनी होगी ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप हिम्मत करेंगे तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। और एस्ट्रोलॉजी में आपको याद होगा, क्रियामाण कर्म, वो कर्म जो आपका भाग्य बनाते हैं। मजा आ रही पिया जी? समझ में आया कुछ? समझ में भी आया, मजा भी आया। तो आज से बी प्रोडक्टिव। कैसे, कहाँ, कहाँ माथा फोड़ोगी जाके? कहाँ सर मार दोगी? हाँ? सफलता के 3 चरण हैं। पहला चरण है विचार, थॉट। मन में थॉट आना। कोई कोई बंदा इतना धीट है, जिंदगी बीत गई, थॉट ही नहीं आया। सफलता के 3 चरण हैं। पहला है थॉट, विचार। जिस दिन आपके मन में विचार आ गया कि मुझे जिंदगी में ये करना है, समझिए पहला चरण पूरा। इसीलिए पहले के लोग जब आशीर्वाद देते थे तो कहते थे विवेकशील हो, बुद्धिशील हो, विचारवान बनो। विचारवान बनो का मतलब है कि कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार करने से पहले उसमें विचार आया होगा ना। मनुष्य ने पहली बार पक्षी को उड़ते देखा तो उसके मन में विचार आया, यार हम भी कभी उड़ सकते हैं। तो उसने सदियों तक प्रयास किया कि पंख निकल आए। हाँ हाँ। लेकिन जब पंख नहीं निकले तो फाइनली उसने हवाई जहाज बना लिया, उड़ तो रहा है। विचार। मछली को तैरते देखा तो सोचा तैर सके। फिर दूसरे ने कहा यार उड़ने की भी तो सोची थी, पंख नहीं निकले। तो उसने कहा चलो तैर के देख लेते, लेकिन तैर गया। उसने टैक्टिस ढूंढ ली, तब उसको समझ में आया हवा में उड़ना अलग होता है, पानी में तैरना अलग होता है। अच्छा हम तैर सकते हैं तो हम तैरा भी तो सकते हैं। फिर उसने शिप बनाए, बोट्स बनाई। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस इज थॉट। विचार आना चाहिए। सेकेंड स्टेप, टारगेट। सीधा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? विचार और उद्देश्य। विचार आया कि यार वर्दी होनी चाहिए बटन पे, तो उद्देश्य पुलिस की नौकरी हो, तब तो इस विचार का कोई महत्व है। वरना परेड जाओ, मस्त वर्दी खरीदो और लगा के बेल्ट और कैप ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाओ, लोग समझेंगे पागल है, 10 रुपए देख चले जाएंगे। खा लेना भाई गुटखा पान मसाला कुछ। देखा होगा ना, तो लोग पागल अगर हो जाते हैं, वर्दी पहन के घूमता है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बेल्ट लगाए ऐसे, मैं पुलिस में, मैं पुलिस में। तो जिसका विचार वर्दी है उसका उद्देश्य पुलिस की नौकरी होनी चाहिए ना। फर्स्ट स्टेप थॉट, सेकंड स्टेप टारगेट, एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज मटीरियलिज्म, मूर्त रूप देना। अपने विचार को मूर्त रूप देना ही उद्देश्य की पूर्ति है। अपने थॉट को मटेरियलाइज करना ही आपके ऑब्जेक्टिव की पूर्ति है। तो मैंने कहा ना बी प्रोडक्टिव, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? विचार। विचार, थॉट, और फिर टारगेट, और फिर उसको, जो बी प्रोडक्टिव है इसका मतलब है खुद को मटेरियलाइज करना, उद्देश्यों की पूर्ति के पीछे भागना।
उसको मूर्त रूप देना। अब किसी का उद्देश्य है कि काश हम मोटे होते, किसी के मन में विचार आया काश हम मोटे होते, तो ये केवल विचार मात्र है। अब उद्देश्य बनाओ कि मोटा होना है, फिर इसको मूर्त रूप कैसे देंगे? खा के, तभी ना मोटे हो गए। अब किसी के मन में विचार आया यार पतले होते तो क्या आनंद होता, कोई भी कपड़ा पहनो अच्छा लगता, साइज का कोई इशू नहीं होता। तो ये विचार आया। अब उद्देश्य क्या है? पतला होना है। और बी प्रोडक्टिव फॉर्मूला क्या काम करेगा? डाइटिंग, बी प्रोडक्टिव। आप इसको अलग अलग जगह पर लागू कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे लागू कर सकते हैं, आप अपने फिटनेस पे लागू कर सकते हैं, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या पे लागू कर सकते हैं, अपनी किसी बुरी आदत पे लागू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है सब सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, तो मन में एक विचार ले आइए अब जल्दी नींद खुलेगी। उद्देश्य 5 बजे उठना है। अब बी प्रोडक्टिव, रोज प्रयास करिए, एक दिन उठने लगेंगे। अपनी डायरी में उसे चढ़ा लीजिएगा, भैया बी प्रोडक्टिव फॉर्मूला 1 लागू, बिल पास। दूसरे स्टेप पे आ जाइए। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अपने देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हम सबकी है, क्योंकि सरकार भी हमारी ही चुनी है। प्रत्येक नागरिक से मिलकर ही देश का निर्माण होता है। अच्छे से बात समझ में आगे समझ में? एक टॉपिक और बचा है, फिर ये हमारा बेसिक और चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा और हम लोग चैप्टर नंबर 1 में एंटर कर जाएंगे। एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।